गिरती वायु गुणवत्ता को नियंत्रण में करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय में बने एक विशिष्ट शहरी वन का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल के लिए एक वर्चुअल रैली को किया संबोधित। कहा, अमन और शांति में यकीन करने वाला भारत मतभेदों को शांतिप्रिय तरीकों से सुलझाने का है पक्षधर, लेकिन अपनी रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर भारत मुंहतोड़ जवाब देने में भी है सक्षम। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की दुनिया की पहली ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 की शुरुआत। कहा, इससे युवा पीढ़ी को नई दवाइयां बनाने के लिए मिलेगी प्रेरणा। देश में कोरोना मामलों में रिकवरी रेट करीब 59.51%। कोरोना के सक्रिय मामले हुए 2,26,947, 3,59,859 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना से 17,834 मरीजों की मौत। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1,06,00,000 के पार। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का रास्ता हुआ साफ। जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का किया समर्थन। हांगकांग पुलिस ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रदर्शन के दौरान कानून का उल्लंघन करने पर लोगों को किया गिरफ्तार। हांगकांग की स्थिति पर पहली बार भारत ने दिया बयान। मानवाधिकार परिषद में स्थिति की दी जानकारी। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकटग्रस्त क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थिति को रोकने के लिए पहली बार एक कोविड संबंधित प्रस्ताव को किया स्वीकार। नमस्कार, मैं हूं असीम मिश्रा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली स्थित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय में एक विशिष्ट शहरी वन का उद्घाटन किया। 1 एकड़ में फैले इस बहुस्तरीय शहरी वन बनाने का मकसद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। पेड़ों के बढ़ने और हरियाली के कारण तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी और प्रदूषण की समस्या पर भी काबू पाया जा सकेगा। सीमित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए गहन वनीकरण के लिए इस वन में स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस शहरी वन में 59 देशी प्रजातियों के 12,000 पौधों सहित कई पेड़ों की कतारें लगाई गई हैं। शहरी वन में जो पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया गया है वो पक्षियों, मधुमक्खियों, तितलियों और माइक्रोफौना के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस शहरी वन के जरिए सीएजी ने अपने परिसर में एक ऑक्सीजन बैंक तैयार किया है जो कि बहुत उपयोगी है। इससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारने में काफी मदद मिलेगी। 3 साल के बाद ये जब पूरा फलेगा तो ये आनंद देगा, उपयोग भी देगा और कार्बन सोख भी लेगा और ऑक्सीजन देता रहेगा। यही तो जिंदगी का नाम है। पेड़ की जिंदगी इसीलिए होती है और पेड़ सीएजी ने अपनी खुद की ऑक्सीजन बैंक अपने कंपाउंड में ही तैयार की है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पश्चिम बंगाल में आयोजित जन संवाद रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार के 6 साल की उपलब्धियों का जिक्र तो किया ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं। रविशंकर प्रसाद ने राज्य की ममता सरकार पर केंद्र की योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने चीन पर निशाना साधा और कहा कि वैसे तो हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो हमारी तरफ बुरी नजरों से देखेगा हम उससे माकूल जवाब भी देना जानते हैं। आजकल 2 सी चल रहा है, मालूम है ना? एक है कोरोना और दूसरा है चाइना। भारत
शांति में विश्वास करता है। भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है, समझना चाहिए। यह 1962 का भारत नहीं है, न झुकेगा न रुकेगा। भारत अपनी गति से आगे बढ़ेगा। और टिकटॉक सहित चीन के कुल 59 ऐप्स को बैन करने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम भारत की जनता की निजता और डेटा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत की सुरक्षा संप्रभुता के लिए, जनता के डिजिटल सुरक्षा के लिए, जनता के डेटा की सुरक्षा के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है। कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको। भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच दवा ढूंढने की कवायद युद्ध स्तर पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चल रही है। इसी क्रम में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन लॉन्च किया। यह ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन गृह मंत्रालय, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की एक संयुक्त पहल है और CDAC, माईगव, श्रोडिंगर और केएमक्सॉन जैसे भागीदारों द्वारा समर्थित है। ये एक ऑनलाइन हैकाथॉन है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए खुला हुआ है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज विश्व के पहली ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 का शुभारंभ हो रहा है। और इस अवसर पर मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनकी पूरी टीम को, स्वास्थ्य मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालयों की इस महत्वपूर्ण टीम को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि जो आज शुरुआत हुई है वो कोई सामान्य शुरुआत नहीं है। ये पूरे विश्व का ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन पहला है पूरी दुनिया का, जो ये 3 चरणों में होने वाला है। ये हैकाथॉन, ये पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में। और जैसे मेरे को बताया गया कि ये केवल ये इनोवेशन एक दुनिया के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। ये केवल ड्रग की खोज के प्रति छात्रों में और शोधकर्ताओं में उत्सुकता ही पैदा करना नहीं है, बल्कि जैव चिकित्सा की दिशा में एक नए अभियान की शुरुआत करना भी इसके पीछे ये हेतु है। और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां आज राज्य मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार किया गया। गोपाल भार्गव, विजय शाह, प्रेम सिंह पटेल, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, बृजेंद्र प्रताप सिंह और विश्वास सारंग समेत आज कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का पहला विस्तार 21 अप्रैल को हुआ था, जब केवल 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार के प्रयासों के साथ जनता का भी साथ रंग ला रहा है। कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर अब 59.51% हो गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति की बात करें तो इस समय देश में कोरोना के कुल 2,26,947 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 3,59,859 लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। हालांकि 17,834 लोगों की अब तक कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। और इस सबके बीच दिल्ली NCR में कोविड-19 की स्थिति और भविष्य की रणनीतियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक खास बैठक बुलाई है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल होंगे। आज शाम होने वाली इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दिल्ली NCR को लेकर एक
समन्वित रणनीति बनाने के मकसद से गृह मंत्री ने पिछले हफ्ते ये बैठक बुलाने का ऐलान किया था। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा संबंधित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले अमित शाह दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों के साथ एक बार बैठक कर भी चुके हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित उद्यम पंजीकरण पोर्टल कल से शुरू हो गया है। उद्यमों के वर्गीकरण और पंजीकरण की नई प्रक्रिया 26 जून को पहले से ही घोषित अधिसूचना के रूप में शुरू हो गई है। चैंपियंस कंट्रोल रूम और डीआईसी में सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरकारी सिस्टम इस प्रक्रिया में लोगों की मदद करेगा। इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है, मुफ्त है और इसके लिए कोई भी फीस आपको नहीं देनी होगी। भारत में एमएसएमई के पंजीकरण के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। देश में अब सभी लघु, सूक्ष्म और मध्यम इकाइयों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। वहीं साथ ही इन इकाइयों को उद्यम के नाम से जाना जाएगा। सभी इकाइयां, फिर चाहे वो नई हो या फिर पुरानी, उद्यम registration.gov.in पर पंजीकृत होना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही पंजीकरण के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहीं चैंपियंस कंट्रोल रूम में सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरकारी सिस्टम इस प्रक्रिया में लोगों की मदद करेगा। और सबसे खास बात यह कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है और इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। दरअसल एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस और सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर है। एमएसएमई को पंजीकृत करने के लिए कोई दस्तावेज और प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने होंगे। पंजीकरण के लिए केवल आधार संख्या ही पर्याप्त होगी। उद्योगों के निवेश और टर्नओवर पर पैन और जीएसटी से जुड़ी जानकारी संबंधित सरकारी डेटाबेसों से अपने आप ले ली जाएगी। ये नया ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह से टैक्स और जीएसटीएन सिस्टम से जुड़े होंगे। 1 अप्रैल 2021 से पैन और जीएसटी नंबर अनिवार्य है। जिन लोगों के पास EM2 या UAM पंजीकरण और एमएसएमई मंत्रालय के तहत किसी भी अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया पंजीकरण है, उन्हें फिर से इस पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्योग पंजीकरण दर्ज नहीं करा सकेगा, लेकिन एक पंजीकरण के तहत कई विनिर्माण या सेवा प्रदान कर सकता है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इस नई पंजीकरण प्रक्रिया से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और इससे लेन देन के समय और लागत में भी कमी आएगी। मंत्रालय ने साथ ही स्पष्ट किया है कि पोर्टल को छोड़कर कोई अन्य निजी या ऑफलाइन प्रणाली, सेवा, एजेंसी या व्यक्ति एमएसएमई पंजीकरण करने के लिए अधिकृत नहीं है। और खबर रूस से है, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले दशक के मध्य तक, जी हां, अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश हासिल कर लिया है। रूस में कल हुए जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया है। संवैधानिक संशोधनों पर हुए राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के नतीजों से राष्ट्रपति पुतिन के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का मार्ग खुल गया है। पुतिन 2 दशक से रूस में सत्तासीन हैं। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने कल रात 50% मतपत्रों की जांच के बाद कहा कि वोट देने वाले 76.24% नागरिकों ने संशोधनों का समर्थन किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।